नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में तीनों नगर निगम एक करने का बिल केंद्रीय कैबिनेट में आज उसे मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब इसी सत्र में सरकार बिल लेकर आएगी और उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को एक कर दिया जाएगा। इस फैसले का दिल्ली बीजेपी स्वागत कर रही है, जबकि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, जो कि राज्य सरकार में सत्ता में है, उस पर भड़की हुई और कह रही है कि चुनाव हारने के डर से ये सब किया जा रहा है। जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव पेंडिंग है, तब ये एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि भाजपा को मालूम है कि उनकी करारी हार इस बार दिल्ली में होने जा रही है और सिर्फ इलेक्शन को डिले करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी मोदी सरकार और बीजेपी पर हमलावर है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम एक करने के बिल को मंगलवार को मंजूरी दे दी। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार अब तीनों नगर निगम को एक करने के लिए मौजूदा सत्र में ही बिल लेकर आएगी। दिल्ली बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है और फायदे गिना रही है। तीनों निगमों में जिस तरह से पिछली दिल्ली सरकार ने 7 वर्षों में निगम को फंड नहीं देकर निगम का काम रोकने की कोशिश की, अब निगम जब एक होगा तो दिल्ली वासियों को बेहतर सफाई व्यवस्था, बेहतर प्राइमरी एजुकेशन, बेहतर प्राइमरी हेल्थ और इसके साथ साथ पार्कों की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, कम्युनिटी सेंटर की व्यवस्था अच्छी मिलेगी और विशेष रूप से दिल्ली की जो छोटी छोटी गलियों में निर्माण कार्य होने हैं, सड़कों के निर्माण कार्य होने हैं, नाले नालियां बनने हैं, उन कामों में व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। 2011 में एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटा गया था। केंद्र सरकार सूत्रों के मुताबिक एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटने का तरीका सही ना होने की वजह से तीनों नगर निगम अपनी क्षमता के मुताबिक रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से तीनों नगर निगमों में जरूरत के मुकाबले संसाधनों की काफी ज्यादा कमी थी। इस वित्तीय संकट की वजह से राजधानी दिल्ली में नागरिक सुविधाएं सही तरीके से आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी और ना ही निगम कर्मचारियों को वेतन और पेंशन ठीक से दी जा पा रही थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 2011 में एमसीडी को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटने का जो फैसला था वो गलत फैसला था, क्योंकि ये बंटवारा सही तरीके से नहीं किया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि तीनों एमसीडी अपने अपनी जरूरतों के मुताबिक आर्थिक संसाधन जुटाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे और इस वजह से तीनों एमसीडी में आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा था और इसका नतीजा ये हुआ था कि वो अपने कर्मचारियों को सैलरी और रिटायरमेंट जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम साबित हो रहे थे। दिल्ली नगर निगम पहले एक ही हुआ करता था, लेकिन 2011 में उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इसको 3 हिस्से में बांट दिया और कहा कि इससे नगर निगम अपने संसाधन का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे और ज्यादा सक्षम हो पाएंगे। लेकिन अब 3 नगर निगम को एक करने के फायदे बताए जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह नहीं है कि दिल्ली में तीनों नगर निगम को एक क्यों किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार के इस फैसले की वजह से दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव आयोग ने रोके हुए हैं और आम आदमी पार्टी यही दावा कर रही है कि क्योंकि पंजाब में जीतने के बाद दिल्ली नगर निगम में उसकी जीत तय थी, इसलिए बीजेपी ने साजिश के तहत यह सब करवाया हुआ है। दिल्ली से अपने सहयोगी हिमांशु शेखर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उधर पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित हुई तो लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा न होने से विपक्ष ने वॉकआउट किया। राजीव रंजन की ये रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठा। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कीमतें कम करने को लेकर नारे भी लगाते रहे। महंगाई तो हमेशा ही बढ़ती है, लेकिन ये कुछ दिनों तक ये रोके हुए थे चुनाव की दृष्टि से, क्योंकि इस सरकार की नीति रही है कि जब चुनाव हो तो उसी के आधार पर अपनी नीतियां तय करें, कार्यक्रम तय करें। जनता पे क्या इसका असर पड़ता है, जनता कितनी बुरी तरह से दुखी है, पीड़ित है, इसका इन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये चाहें तो 5,000 रुपये कर दें,
इनको पता है वोट कैसे लेना है। कोई फाइल दिखाएंगे, कुछ दिखाएंगे, वोट आते रहेंगे, जनता त्राहिमाम करती रहेगी। इतिश्री है लोकतंत्र की। कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया। हंगामा बढ़ते देख राज्यसभा की कार्रवाई 2 बार दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट भी किया। ये जो महंगाई के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि अगर आप ऐसे विषय के ऊपर चर्चा नहीं करने के लिए तैयार है तो हम क्यों बैठे अंदर। 2 चीजें नहीं मांगूंगा। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर ट्वीट के जरिए सरकार पर तंज कसा। गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया है। अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। महंगाई की महामारी के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो वो कहेंगे थाली बजाओ। ये सब अंतर्राष्ट्रीय जो क्रूड ऑयल का जो मूल्य है उसको देखते हुए जो है रेट जो बढ़े हैं थोड़े बहुत, और उसमें भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में सब ठीक ठाक हो जाएगा। यह बात सही है कि फिलहाल ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे एक बड़ी वजह यूक्रेन में जारी संकट है, पर यह उतना ही सच है कि 5 राज्यों के चुनाव के दौरान कीमतों में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ाना भले ही सरकार की मजबूरी हो, लेकिन आम जनता से सीधे जुड़े इस मुद्दे को विपक्ष किसी भी सूरत में अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते। अब देखना यह है कि सरकार विपक्ष के हंगामे को कम करने और आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाती है। नई दिल्ली में संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। बस्तर का सुकमा जिला माओवादी हिंसा के लिए अक्सर खबरों में रहता है। एक दिन पहले ही यहां सीआरपीएफ के जवानों पर माओवादी हमले की खबर आई थी और आज वहां से हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने एक अलग खबर दी है कि कैसे सुकमा के आदिवासियों ने वहां के कलेक्टर का घेराव किया है। आदिवासी समाज के नेतृत्व में हजारों किसान कलेक्टर विनीत नंदनवार को हटाने की मांग को लेकर सामने आए और घेराव किया। प्रवर्तन निदेशालय ने पुष्पक ग्रुप की कंपनियों में से एक मैसर्स पुष्पक बुलियन के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 करोड़ 45 लाख की संपत्ति जब्त कर ली है। जब्त संपत्तियों में ठाणे की श्री साई बाबा गृह निर्मिति प्राइवेट लिमिटेड के 11 आवासीय फ्लैट भी शामिल हैं। इस कंपनी के मालिक श्रीधर पाटनकर हैं, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई हैं। ईडी के मुताबिक पुष्पक बुलियन और समूह की कंपनियों के खिलाफ 6 मार्च 2017 को मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज हुआ था और पुष्पक बुलियन की अचल और चल संपत्तियों को पहले ही अस्थायी रूप से कुर्क किया जा चुका है। जहां बीजेपी के शासन नहीं है या बीजेपी सत्ता से दूर हो गई है, जैसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों में इस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी जोरदार तरीके से कार्रवाई कर रही है। आघाड़ी सरकार को महाविकास सरकार के आघाड़ी के सरकार के जो प्रमुख स्तंभ है उनको इस प्रकार से आप दबाव में लाकर अगर आप अब ये मानते हैं कि ये सरकार गिर जाएगी और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा तो आप नींद से जाग उठे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ईडी की इस कार्रवाई के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर का मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला, फर्जी कंपनियां बनाकर घोटाला, ईडी ने उनकी संपत्तियां सील की, घोटालेबाजों को छोड़ेंगे नहीं। शुक्रवार को फिल्म RRR रिलीज होने वाली है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच श्रीकाकुलम में एक सिनेमा थिएटर का नजारा कुछ अलग ही दिखा। यहां स्क्रीन के आगे कटीले तार लगा दिए गए हैं। अपने पसंदीदा अभिनेताओं के लिए दर्शकों की दीवानगी इस कदर बढ़ जाती है कि वो थिएटर के स्क्रीन के काफी नजदीक चले जाते हैं। यहाँ के थिएटर इंचार्ज ने बताया कि पहले भी कई दर्शक स्क्रीन को छूने की कोशिश करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस सिनेमा हॉल की स्क्रीन के आगे कटीली तार लगा दी गई है।
तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।